आज हम एक ऐसी आईपीएस अधिकारी की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक गांव के दबंगों को चुनौती दी। यह कहानी है माया की, जो गांव में हो रही गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए खुद एक मिशन पर निकलती है, लेकिन उसकी एक गलती उसकी पहचान का राज खोल देती है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या यह मिशन उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन होगा? तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गर्मी की सुबह थी। सूरज की पहली किरणों ने पूरे गांव को सुनहरी रोशनी में नहला दिया था। धूल भरी पगडंडी पर धीरे धीरे एक बाइक आती दिखी, जिस पर एक साधारण सी लगने वाली लड़की बैठी थी। उसने जीन्स और हल्की नीली टी शर्ट पहनी थी, सिर पर एक साधारण कैप और आंखों पर चश्मा लगा था। उसे देखकर कोई भी यही समझे कि यह कोई शहर से आई कॉलेज की लड़की है, लेकिन हकीकत यह थी कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी माया थी। वह अपनी सादी वेशभूषा और गुप्त मिशनों के लिए जानी जाती थी। इस बार वह धनपुर नाम के इस गांव में निरीक्षण के लिए आई थी, लेकिन खुले तौर पर नहीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थीं कि इस गांव के सरपंच के दोनों बेटे खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। वे लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कहने की, क्योंकि उनके पिता सरपंच हैं और खुद भी रसूखदार हैं। माया ने सोचा कि अगर वह वर्दी में जाएगी तो सब सावधान हो जाएंगे और असलियत सामने नहीं आएगी। इसीलिए उसने एक साधारण लड़की बनकर गांव में घूमने का फैसला किया, ताकि यहाँ का माहौल देख सके। बाइक गांव के बीचों बीच आकर रुकी और उसने आसपास नजर दौड़ाई। खेतों से काम करके लौटते लोग, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और चाय की दुकान पर खड़े कुछ लड़के जो उसकी ओर घूर कर देख रहे थे। माया ने उन्हें अनदेखा किया और गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी दुकान के पास जाकर पानी मांगा। दुकानदार ने पानी दिया, लेकिन उसके पीछे खड़े दो लड़के आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, नई आई लगती है, शहर की होगी, माल देखो कैसा है। माया ने उनके शब्द साफ साफ सुने, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया। वह जानती थी कि उसका मकसद यहाँ के माहौल को समझना है, न कि तुरंत अपनी पहचान बताना। थोड़ी देर बाद वह गांव के कच्चे रास्तों पर घूमने लगी। तभी दूर से एक महंगी एसयूवी धूल उड़ाती हुई आई और उसके सामने आकर रुक गई। गाड़ी से दो लड़के उतरे। उनकी उम्र करीब 25,026 साल थी। उन्होंने महंगे कपड़े पहने थे, गले में सोने की चेन थी और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। यह थे गांव के सरपंच के बेटे गौरव और समीर। गौरव ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम जी, गांव में नई नई आई हैं लगता है, आपको कोई गाइड चाहिए क्या? समीर ने तुरंत बात काटते हुए कहा, अरे भाई, गाइड तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन पहले यह बताएं कि आप कहाँ रहती हैं, नंबर भी दे दीजिए, यहाँ अकेली घूमना सुरक्षित नहीं है। माया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम से आई हूं, आप लोग अपने काम में लगिए। गौरव ने ठहाका लगाकर कहा, काम ही तो है गांव की मेहमाननवाजी करना, और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में पहली बार आई है, छोड़ना तो बनता नहीं। फर्स्ट यह सुनकर आसपास खड़े कुछ लड़के भी हंसने लगे। माया ने अब भी धैर्य रखा, लेकिन समीर आगे बढ़कर उसके बहुत करीब आ गया और बोला, देखो बहन जी, यहाँ की हवा में घुलना मिलना सीख लो, वरना मुश्किल हो जाए। उसकी आंखों में ऐसी हिम्मत थी कि जैसे सामने कोई मजबूर लड़की खड़ी हो। तभी समीर ने बिना अनुमति उसके कंधे पर हाथ रख दिया। माया की आंखों में एक पल के लिए गुस्से की लपटें चमकीं, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। वह जानती थी कि अगर अभी यह सब सामने आ गया तो उसका असली मकसद, गांव में इनकी असलियत पकड़ना, फेल हो जाएगा। उसने बस इतना कहा, हाथ हटाओ। समीर हंसते हुए बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, प्यार से बात कर रहा हूं। गौरव ने भी आगे बढ़कर कहा, तुम्हें नहीं पता, यह समीर है और मैं गौरव, इस गांव में हमारी चलती है, यहां जो हम कहें वही होता है। तभी पास के चाय वाले ने धीरे से माया से कहा, बहन जी, आप शहर से आई हैं, इनसे बचकर रहना, ये बड़े खतरनाक हैं। माया ने सिर हिलाकर इशारा किया कि चिंता मत करो, लेकिन गौरव और समीर अब खुलकर बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्होंने उसके रास्ते में गाड़ी लगाकर रोक दी और समीर ने कहा, अब तो हमें तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठना ही पड़ेगा, चाय पिलाओगी या हम पिलाएं? माया ने सीधा जवाब दिया, मुझे देर हो रही है, रास्ता दो। लेकिन दोनों हंसते हुए बोले, पहले थोड़ी मस्ती कर लें, फिर जाने देंगे। समीर ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माया ने तेजी से हाथ खींच लिया और गुस्से में कहा, चेतावनी दे रही हूं, दूर रहो। गौरव ने ताना मारते हुए कहा, ओ हो, देखो तो कितनी अकड़ है, लगता है शहर की है, चल भाई, इसे सबक सिखाते हैं। यह सुनकर माया ने महसूस किया कि अब बात हद से गुजर रही है। वह जानती थी कि अगर इन्हें तुरंत सबक नहीं सिखाया तो यह किसी और के साथ भी यही करेंगे। उसकी आंखों में अब वह तेज आ गया था जो अपराधियों को कंपा देता था, लेकिन गौरव और समीर को अभी पता नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। अचानक समीर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें तो अब गाड़ी में बैठाना ही पड़ेगा, चलो। इतना सुनना था कि माया ने अपना धैर्य खो दिया। उसने तेजी से अपना बैग जमीन पर रखा और पलक झपकते ही समीर की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि वह दर्द से चिल्ला उठा, आह, छोड़ो। गौरव ने आगे बढ़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसके पेट में इतनी जोर से घुटना मारा कि वह 2 कदम पीछे हट गया और कराहने लगा। आसपास खड़े लोग अब हैरान थे। उन्हें अंदाजा हो रहा था कि यह लड़की आम नहीं है। समीर ने फिर संभलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन माया ने एक झटके में उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर पैर रख दिया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी, तुम दोनों को आज सबक मिलेगा और यह गांव भी देखेगा कि गुंडागर्दी का अंजाम क्या होता है। गौरव हांफते हुए बोला, तू है कौन रे? माया ने जेब से धीरे धीरे अपना आईडी कार्ड निकाला
और सबके सामने दिखाया, आईपीएस माया, और आज से तुम्हारी दबंगई खत्म। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गौरव और समीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। माया ने पास के दुकानदार से कहा, पुलिस को बुलाओ। फिर भीड़ की ओर मुड़कर बोली, आज से अगर किसी ने इनकी दबंगई सहन की तो अगली बार सजा तुम सबको भी मिलेगी। लोग सहमे हुए सिर हिलाने लगे। पुलिस आने तक उसने दोनों को वहीं खड़ा रखा और उनकी हर हरकत पर नजर बनाए रखी। उसके दिमाग में अब अगला कदम साफ था, इनके खिलाफ सबूत जुटाना और ऐसा केस बनाना कि यह कभी बाहर न निकल सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे यह मामला और गहराएगा और गांव में कई लोग इन दोनों का बचाव करने सामने आएंगे, जिससे हालात और बिगड़ जाएंगे। गांव के बीचों बीच बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ अब और भी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। गौरव और समीर, जो कुछ मिनट पहले तक गांव में खुलेआम दबंगई का प्रदर्शन कर रहे थे, अब पुलिस के आने का इंतजार करते हुए पसीने पसीने हो रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उससे ज्यादा डर साफ झलक रहा था। माया ने दोनों के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था ताकि वे भागने या किसी तरह बच निकलने की कोशिश न कर सकें। तभी गांव का एक बुजुर्ग, जो सरपंच का खास आदमी माना जाता था, आगे आया और धीरे से बोला, बिटिया, आप जो भी हैं, लेकिन यह लड़के, इनका कुछ मत कीजिए, यह तो बस मजाक कर रहे थे। माया ने उसकी आंखों में सीधा देखा और ठंडे स्वर में कहा, मजाक? किसी लड़की का रास्ता रोकना, उसे छूने की कोशिश करना, धमकाना, इसे तुम मजाक कहते हो? बुजुर्ग ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, गांव में ऐसे ही चलता है, शहर वाली बातें यहां मत लागू कीजिए। यह सुनकर माया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यानी यहां कानून नहीं, गुंडों की चलेगी? तो सुन लो, अब से यहां कानून ही चलेगा। सन्नाटा पसर गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बड़बड़ा रहे थे, शायद डर के मारे या शायद इस वजह से कि वे गौरव और समीर की दबंगई के इतने आदी हो चुके थे कि अब उन्हें यह सब गलत ही नहीं लगता था। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। थाने की जीप धूल उड़ाती हुई पहुंची और उसमें से 4 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर उतरे। सब इंस्पेक्टर ने माया को देखते ही थोड़ा असमंजस से सलाम ठोका, मानो उसकी असली पहचान समझ में आ गई हो, लेकिन उसने औपचारिकता निभाते हुए कहा, मैडम, आप यहां इस हालत में? माया ने सीधा आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार करो और थाने ले जाओ। समीर ने हड़बड़ाकर कहा, अरे, हमारी गलती नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। गौरव ने भी चिल्लाकर कहा, हमारे बाप सरपंच हैं, छोड़ दो हमें। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर जीप में बैठा दिया। तभी कुछ गांव वाले आगे आकर विरोध करने लगे। मैडम, छोड़ दीजिए, बदनामी हो जाएगी, सरपंच जी नाराज हो जाएंगे। माया ने तेज आवाज में कहा, अगर बदनामी होगी तो उन लोगों की जो अपराध करते हैं, न कि उन लोगों की जो कानून का पालन कराते हैं। जीप थाने की ओर रवाना हो गई, लेकिन माया यही नहीं रुकी। उसने तय कर लिया था कि गांव में सिर्फ यह 2 नहीं, बल्कि इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। वह पास के स्कूल की ओर बढ़ी, जहां बच्चों से लेकर लड़कियों तक से सीधे बात करने का इरादा था, ताकि सच बाहर आए। स्कूल के बाहर कुछ लड़कियां आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थी। माया उनके पास गई और खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए बोली, बेटा, सच सच बताओ, क्या गांव में कोई तुम्हें परेशान करता है? पहले तो वे चुप रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, सरपंच के बेटे, वह हमें स्कूल आते जाते तंग करते हैं, कई बार तो रास्ता रोककर गंदी बातें भी करते हैं। यह सुनकर माया का खून खौल उठा। उसने नाम पूछा और लड़कियों ने साफ साफ गौरव और समीर का नाम लिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अगर कोई शिकायत करता है तो अगले दिन उसके घर के बाहर गुंडे खड़े हो जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं और पंचायत में अपमानित किया जाता है। माया ने सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। फिर वह पास के खेतों में गई, जहां मजदूर महिलाएं काम कर रही थी। वहां भी वही कहानी थी, किसी का खेत हड़पना, किसी से जबरन वसूली करना और पुलिस तक पहुंचने से पहले ही मामले को दबा देना। असल में थाने के कई पुलिसकर्मी भी सरपंच के घर के आगे पीछे घूमते रहते थे, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता था। इस सबूत के साथ माया थाने पहुंची। वहां उसने गौरव और समीर को लॉकअप में देखा, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट की जगह चालाकी थी। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई योजना बना रहे हों। सब इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, सरपंच जी ने फोन किया है, वह आपसे बात करना चाहते हैं। माया ने फोन लेने से इनकार करते हुए कहा, कह दो अगर उन्हें बात करनी है तो थाने आकर करेंगे। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि सरपंच के बेटे गिरफ्तार हो गए हैं। सरपंच खुद रात में थाने पहुंचा, उसके साथ कुछ दबंग और उसके समर्थक भी थे। उसने सीधे माया के सामने आकर कहा, मैडम, आप नई नई आई हैं, गांव के तौर तरीके नहीं जानती। मेरे बेटे बस मजाक कर रहे थे, आप छोड़ दीजिए, वरना गांव में माहौल खराब हो जाएगा। माया ने सख्त लहजे में कहा, माहौल खराब उन्होंने किया है, मैंने नहीं, और अगर आप सच में अपने बेटे को निर्दोष समझते हैं तो अदालत में आकर साबित कीजिए। सरपंच ने गुस्से से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में धमकी दी, मैडम, आप यहां अकेली हैं, शहर की हैं, संभल के रहना वरना बुरा होगा। माया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे धमकियां बहुत लोग दे चुके हैं, लेकिन जो सच के साथ है उसे कोई हिला नहीं सकता। सरपंच ने कुछ देर तक घूरा, फिर पलटकर चला गया, लेकिन माया को पता था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अगले ही दिन सुबह थाने में खबर आई कि गांव में सरपंच के समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला है और लोगों को उकसाया जा रहा है कि वे पुलिस के खिलाफ खड़े हों। कई लोग थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। माया ने यह सब देखा और तुरंत तय कर लिया कि वह इस खेल को पूरी तरह खत्म करेगी।
सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को कानून के शिकंजे में लाएगी। इसके लिए उसे और सबूत, गवाह और कड़ी कानूनी तैयारी करनी होगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि रात होने से पहले ही एक ऐसी घटना घटेगी जो इस मामले को और भी खतरनाक बना देगी और उसकी अपनी जान पर भी खतरा मंडराने लगेगा। रात का सन्नाटा गांव पर धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन माया के दिमाग में दिन भर की सारी घटनाएं घूम रही थी। थाने में बैठकर वह केस फाइल देख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एहसास हो रहा था कि विरोध मार्च और भीड़ का इकट्ठा होना किसी बड़े खेल की तैयारी है। उसने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को आदेश दिया कि गांव में चुपचाप घूम कर देखो, कहीं कोई मीटिंग या गुप्त सभा तो नहीं हो रही। वह सिपाही तुरंत निकला और करीब 1 घंटे बाद वापस आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने धीरे से कहा, मैडम, सरपंच के घर के पीछे पुराने गोदाम में बहुत से लोग जमा हैं। हथियार भी दिखे और कुछ लोग कह रहे थे कि मैडम को सबक सिखाना पड़ेगा। माया ने आंखें सिकोड़ते हुए गहरी सांस ली। यह साफ था कि मामला अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं बल्कि सीधा हमला करने की योजना बन चुकी थी। उसने तुरंत जिले के एसपी को कॉल करके हालात की जानकारी दी, लेकिन जवाब में बस इतना कहा गया, मैडम, कोशिश करें मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए, ऊपर से दबाव है। यह सुनकर माया को एहसास हुआ कि राजनीति का हाथ इन दबंगों के सर पर है और ऊपर के कई लोग नहीं चाहते कि यह केस आगे बढ़े। लेकिन उसने तय कर लिया था कि डर या दबाव के आगे झुकना नहीं है। रात के करीब 9 बजे अचानक थाने के बाहर शोर मचने लगा। माया बाहर आई तो देखा कि 15,020 लोग लाठियां, डंडे और मोटरसाइकिलों के साथ आए थे। वे जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे, सरपंच जी जिंदाबाद, मैडम वापस जाओ, हमारे बेटों को छोड़ो। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़कर गेट हिलाने लगे। सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और उग्र होती जा रही थी। माया ने लाउडस्पीकर में सख्त आवाज में कहा, यह सरकारी दफ्तर है, किसी ने हिंसा की तो जेल भेजा जाएगा। लेकिन भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, हमें धमका मत, वरना तुझे यही सबक सिखा देंगे। तभी एक पत्थर अंदर फेंका गया जो दीवार से टकराकर गिरा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। माया ने तुरंत कुछ सिपाहियों को बाहर भेजा और खुद भी निकलकर गेट पर खड़ी हो गई। उसने सीधे भीड़ की आंखों में देखते हुए कहा, जिसे भी अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, हिंसा करके देख ले, कानून सबको जवाब देगा। उसकी दृढ़ आवाज से कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन कुछ अभी भी आक्रामक थे। तभी भीड़ में से एक नकाबपोश युवक ने अचानक गेट के पास आकर पेट्रोल से भरी बोतल फेंकने की कोशिश की, लेकिन माया ने बिजली सी तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बोतल जमीन पर गिरकर लुढ़क गई और युवक को उसने जोर से धक्का देकर गिरा दिया। यह देखकर बाकी लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए। सिपाहियों ने मौके का फायदा उठाकर कुछ को पकड़ लिया, लेकिन ज्यादातर लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। भीड़ छट गई, लेकिन माया जानती थी कि यह बस शुरुआत थी। उसने पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन वे सिर्फ यही कहते रहे कि उन्हें सरपंच के आदमी ने बुलाया था। किसी ने सीधा सरपंच का नाम नहीं लिया, शायद डर से या वफादारी के कारण। रात के करीब 11 बजे माया थाने के पिछले हिस्से में अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, लॉकअप का ताला खुला है, गौरव और समीर भाग गए हैं। सीधे माया थाने के पिछले हिस्से में गौरव और समीर भाग गए हैं। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने गुस्से को काबू में रखते हुए तुरंत कहा, गांव के सभी रास्तों पर नाकाबंदी करो और चौकियों को सूचना दो। हालांकि उसे शक था कि अंदर से मिली भगत के बिना यह संभव नहीं था। उसने रात भर खुद गश्त की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही खबर आई कि गौरव और समीर गांव के बाहर एक फार्म हाउस में देखे गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वे फिर गायब हो गए। इसके साथ ही गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि मैडम शहर वालों की एजेंट हैं जो गांव की इज्जत खराब करने आई हैं। सरपंच के लोग हर घर में जाकर कहते कि यह शहर वाली हमारे लड़कों को झूठे केस में फंसा रही है। माहौल इस तरह बनाया जा रहा था कि लोग माया के खिलाफ खड़े हो जाएं। माया को पता था कि अब उसे 2 मोर्चों पर लड़ना है, एक अपराधियों के खिलाफ और दूसरा झूठी अफवाहों के खिलाफ। उसने फैसला किया कि अब वह सीधे गांव के लोगों से बात करेगी। अगले दिन वह अकेली गांव के चौपाल पर पहुंची, जहां सुबह सुबह काफी लोग इकट्ठा थे। उसने सबको इशारे से शांत कराया और कहा, मैं यहाँ किसी की इज्जत खराब करने नहीं आई हूं, मैं यहाँ आपकी बेटियों, बहनों और बच्चों को सुरक्षित रखने आई हूं। जो लोग आपको मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही असल में आपका नुकसान कर रहे हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी और कुछ बुजुर्ग सिर हिलाने लगे, लेकिन कई अभी भी चुप थे। तभी एक महिला भीड़ में से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, मैडम, मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कितनी बार सरपंच के बेटों से मिन्नतें की हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अगर आप नहीं होंगी तो हमारी बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इस एक बयान ने माहौल बदलना शुरू कर दिया। माया ने तुरंत उसका बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया और कहा, सच छुपाना भी गुनाह है। लेकिन तभी पीछे से खबर आई कि सरपंच ने शहर से कुछ हथियारबंद लोगों को बुला लिया है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। यह सुनते ही माया ने तय कर लिया कि आज रात वह गांव में ही रहेगी और जो भी हमला होगा उसका जवाब वहीं दिया जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है, जिसमें गोलियां भी चलेंगी और गांव के कई राज भी खुलेंगे। गांव की रातें वैसे तो शांत और सन्नाटे से भरी होती थी, लेकिन उस रात माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था, ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। माया ने अपने मन में ठान लिया था कि आज वह थाने से नहीं बल्कि गांव के बीच से हालात को संभालेगी। उसने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ रणनीति बनाई और उन्हें गांव के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया। खुद उसने चौपाल के पास एक पुरानी ईंट की दीवार के पीछे पोजीशन ली,
ताकि अगर कोई अचानक हमला करे तो वह तुरंत जवाब दे सके। रात के करीब 11 बजे गांव के दक्षिण छोर पर हलचल शुरू हुई। 5-6 मोटरसाइकिलें बिना हेडलाइट के धीरे धीरे गांव में दाखिल हो रही थीं। उनके पीछे एक सफेद बोलेरो थी जिसकी खिड़कियों पर काले पर्दे लगे थे। माया की नजरें चौकन्नी हो गईं। उसने वायरलेस में धीमी आवाज में आदेश दिया, सभी अपनी जगह तैयार रहें, जब तक मैं इशारा न दूं कोई गोली न चले। मोटरसाइकिलों पर बैठे लड़कों के हाथ में लाठियां और तलवारें साफ दिख रही थीं और बोलेरो के अंदर से हथियारों की चमक झलक रही थी। यह साफ था कि यह लोग किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि सीधा हमला करने आए थे। बोलेरो चौपाल के पास रुकी और उसमें से गौरव और समीर उतरे। दोनों के चेहरे पर वही पुराना घमंड था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में बदले की आग भी साफ नजर आ रही थी। समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनो गांव वालों, आज हम इस औरत को यहां से भगाकर ही मानेंगे। जिसने हमारी बेइज्जती की आज उसकी बारी है। भीड़ में कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे, जबकि कुछ सरपंच के डर से चुप थे। गौरव ने और भड़काने की कोशिश की, अगर आज हमने इसे नहीं निकाला तो कल यह तुम सबके घर में घुसकर मर्दों को जेल और औरतों को बदनाम करेगी। माया ने यह सब सुनते हुए तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। वह दीवार के पीछे से निकली और सीधे बोलेरो के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी अचानक मौजूदगी से भीड़ और हमलावर दोनों कुछ पल के लिए ठिठक गए। माया ने ऊंची आवाज में कहा, आज फैसला होगा, लेकिन कानून के मुताबिक, ना कि गुंडागर्दी से। गौरव ने ताना मारते हुए कहा, कानून? यहां कानून हमारी बंदूक है और फैसला हमारी जुबान से होगा। यह कहते ही उसने अपने साथ आए एक आदमी को इशारा किया जिसने कमर से पिस्तौल निकाल ली, लेकिन पिस्तौल तानने से पहले ही माया ने आगे बढ़कर उसका हाथ मरोड़ा और हथियार जमीन पर गिरा दिया। उसी समय बाकी सिपाही अपनी अपनी पोजीशन से बाहर आए और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। इसके बावजूद कुछ हमलावर पीछे हटने की बजाय आगे बढ़े और लाठियां घुमाने लगे। माया ने अपने एक सिपाही को आदेश दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ो। कुछ ही सेकंड में हवा में धुआं फैल गया और हमलावर खांसने लगे, लेकिन इस अफरा तफरी में समीर पीछे से दबे पांव माया की ओर बढ़ा और अचानक उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की। माया ने बिजली सी तेजी से घूमकर सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। गौरव ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और वार करने को दौड़ा, लेकिन एक सिपाही ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। अब हालात पुलिस के काबू में थे। करीब 15 हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों को भागने से पहले ही गांव के निकास पर रोक दिया गया। भीड़ अब पूरी तरह सन्न थी। माया ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, आज यह लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चुप रहे तो कल फिर कोई नया गुंडा पैदा होगा। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। तभी भीड़ में वही महिला जिसने पहले अपनी बेटी की कहानी बताई थी आगे आई और जोर से बोली, हम अब चुप नहीं रहेंगे मैडम। उसके साथ कई और औरतें और कुछ बुजुर्ग भी आगे बढ़े और कहा, हम गवाही देंगे। यह सुनते ही माया के चेहरे पर पहली बार संतोष की हल्की मुस्कान आई। उसने वहीं चौपाल पर अस्थायी तौर पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवाए और सभी सबूत सुरक्षित किए। थाने पहुंचकर उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसी रात सभी गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी करवाई। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह मीडिया की टीम गांव पहुंची और माया की बहादुरी की खबर पूरे जिले में फैल गई। कई चैनलों ने दिखाया कि कैसे एक महिला आईपीएस ने अकेले दम पर गांव के गुंडों का खेल खत्म किया। हालांकि कुछ राजनीतिक लोग अभी भी सरपंच के पक्ष में बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि यह सब साजिश है, लेकिन गवाहों के मजबूत बयानों और हथियारों के बरामद होने से सच छुपाना अब नामुमकिन था। अदालत ने गौरव, समीर और उनके साथियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अब लड़कियां स्कूल आने जाने में डरती नहीं थीं और लोग चौपाल पर खुलकर बात करने लगे। माया को पता था कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी की है जिन्होंने डर पर जीत पाई। जब वह गांव से निकल रही थी तो कई औरतें और बच्चे उसे रोककर धन्यवाद कह रहे थे। एक छोटी बच्ची उसके पास आई और धीरे से बोली, मैडम, अब हमें कोई डराएगा नहीं ना? माया ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जब तक कानून है और तुम सच के साथ हो, कोई तुम्हें नहीं डरा सकता। वह अपनी जीप में बैठी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी, शायद इस संतोष की कि उसने एक गांव की जिंदगी बदल दी। रास्ते भर हवा में अब डर की नहीं बल्कि आजादी की खुशबू थी और माया जानती थी कि यही असली जीत है। गांव में अब सब कुछ पहले जैसा शांत नहीं था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपी हलचल को सिर्फ कुछ ही लोग समझ पा रहे थे। गांव के चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, खेत की पगडंडियों पर और यहां तक कि तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ने वालों के बीच भी सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर आईपीएस मैडम ने उस दिन सरपंच के बेटों के साथ जो किया वह सही था या गलत। कोई कहता कि उन्होंने गांव की इज्जत बचा ली तो कोई कहता कि उन्होंने थोड़ी ज्यादा सख्ती कर दी, लेकिन सच तो यह था कि ज्यादातर लोगों के मन में एक अदृश्य डर और सम्मान दोनों ही एक साथ पैदा हो गया था। गांव के सरपंच का घर अब जैसे एक बंद किला बन गया था, जहां से बाहर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। सरपंच खुद भी दिन में बहुत कम दिखता था और जब दिखता था तो उसके चेहरे पर गुस्से, शर्म और बेबसी का मिला जुला भाव साफ नजर आता था। उसके दोनों बेटे जो पहले हर गली मोहल्ले में बेधड़क घूमते थे, अब जैसे गायब हो गए थे। दरअसल वे गांव में रहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि जो थू थू उनकी वजह से हो रही थी वह उन्हें जीने नहीं दे रही थी। उधर आईपीएस मैडम अपने ऑफिस में वापस आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने गांव की रिपोर्ट को अब तक सील नहीं किया था। वह जानती थी कि यह मामला केवल बदतमीजी या कानून तोड़ने का नहीं था, बल्कि यह एक गहरे जड़ जमाए भ्रष्ट और डर के माहौल को तोड़ने का सवाल था। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर गांव का चक्कर लगाया जाए, लेकिन इस बार बिना किसी के बताए और बिना किसी को शक होने दिए। वह चाहती थी कि असली माहौल को देखें, यह जाने कि उनके सख्त कदम के बाद लोगों में क्या बदलाव आया है।
इसलिए उन्होंने तय किया कि आने वाले हफ्ते में फिर से एक साधारण लड़की बनकर, शायद इस बार जीन्स टी शर्ट की बजाय सलवार कुर्ता पहनकर जाएंगी, ताकि लोगों को लगे कि कोई बाहरी लड़की आई है, न कि कोई अफसर। गांव में उधर महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं कि देखा कैसे शहर की लड़की ने सरपंच के बेटों को सबक सिखाया। ऐसे लोगों को तो रोज रोज सबक मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग डर के मारे धीरे से कहते कि अरे, अब तो सरपंच बदला लेने की फिराक में होगा, हमें संभल कर रहना चाहिए। ऐसे माहौल में एक शाम गांव में हलचल मच गई जब यह खबर फैली कि सरपंच ने अपने कुछ शहर के दोस्तों को बुलाया है जो बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं। यह सुनते ही कई लोग चिंता में पड़ गए कि कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए और गांव फिर से पुराने डर के साए में न डूब जाए। लेकिन आईपीएस मैडम के दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। उन्होंने अपने भरोसेमंद पुलिसकर्मियों को गुप्त रूप से तैयार रहने के लिए कह दिया था और उन्हें समझा दिया था कि जब तक वह खुद इशारा न करें, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव में हल्की हल्की बारिश हो गई थी। मिट्टी की खुशबू फैल रही थी, लेकिन लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव था। उसी वक्त एक पुरानी बाइक पर सवार एक लड़की गांव में दाखिल हुई। उसने हल्का नीला सलवार कुर्ता पहना था, बालों को ढीले से बांधा था और कंधे पर एक कपड़े का बैग टांगा था। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि यह वही आईपीएस मैडम है जो कुछ दिन पहले यहां तूफान बनकर आई थी। वह चुपचाप गांव की गलियों में घूमने लगी, लोगों से हालचाल लेने लगी और बाजार में सब्जी खरीदने के बहाने बातचीत करने लगी। उन्होंने देखा कि कुछ चीजें बदली थी। अब कोई भी खुलेआम महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी दबे स्वर में लोग डर के माहौल की बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर सरपंच के दोनों बेटों पर पड़ी, जो किसी पुराने खलिहान के पीछे छिपकर अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उन्होंने धीरे से पास जाकर सुना तो साफ हो गया कि वे फिर से कोई चाल चलने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते थे कि इस बार उस लड़की यानी आईपीएस मैडम, जिन्हें वे पहचानते नहीं थे, को सबक सिखाकर गांव वालों के सामने अपनी इज्जत वापस पाएं। मैडम ने तुरंत अपने कानों में यह बातें दर्ज कर लीं और मुस्कुराईं। उन्हें पता था कि यह उनके जाल में फंसने का सही समय है। वह जानबूझकर वहां से ऐसे गुजरी जैसे कुछ सुना ही न हो और बाजार की तरफ बढ़ गईं। कुछ देर बाद सरपंच के बेटे और उनके दोस्त भी बाजार पहुंचे और वहां नकली बहादुरी दिखाने लगे। पहले उन्होंने छोटे बच्चों को डराया, फिर सब्जी बेचने वाली औरत से जोर जबरदस्ती करने लगे। यह देखकर आईपीएस मैडम का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वह चुपचाप पास आईं और बोल पड़ी, अरे, तुम लोग इतने मर्द हो तो किसी के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते? यह सुनते ही वे सब हंस पड़े और वही गलती कर बैठे जो पहले भी कर चुके थे। उन्होंने उन्हें धक्का दिया और अश्लील बातें करने लगे। ठीक उसी वक्त मैडम ने अपने बैग से एक छोटा सा वायरलेस निकाला और कोड वर्ड बोल दिया। पलक झपकते ही चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और सरपंच के बेटे पकड़े गए। भीड़ जमा हो गई, लोग तालियां बजाने लगे और कई महिलाएं तो खुशी से रो पड़ी। सरपंच के घर के सामने भी यह खबर पहुंचते ही मातम छा गया, लेकिन आईपीएस मैडम यही नहीं रुकी। उन्होंने मौके पर ही ऐलान किया कि इन दोनों को सिर्फ बदतमीजी के लिए नहीं, बल्कि महिला उत्पीड़न, धमकी और अवैध कामों के मामलों में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह सुनकर गांव में पहली बार लोगों को लगा कि कानून का डंडा सच में बराबर पड़ता है। लौटते वक्त मैडम ने सोचा कि अब शायद इस गांव में बेटियां थोड़ा चैन से सांस ले पाएंगी, लेकिन उनके मन में यह भी था कि असली बदलाव तभी आएगा जब लोग खुद उठकर गलत के खिलाफ खड़े होंगे, सिर्फ पुलिस या अफसर पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वह इस गांव को एक उदाहरण बनाएंगी, ताकि आसपास के गांव में भी यह संदेश पहुंचे कि कानून के सामने कोई सरपंच, कोई बेटा, कोई रसूखदार बड़ा नहीं होता। और इस बार गांव की गलियों में जो कानाफूसी थी, उसमें डर की जगह उम्मीद की आवाज ज्यादा थी। गांव के चौपाल पर उस दिन शाम को एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि जो घटना सुबह हुई थी उसने पूरे इलाके की रफ्तार ही बदल दी थी। गांव के लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार पुलिस जीप की तरफ उठ रही थी, जिसमें वही महिला बैठी थी जो सुबह जीन्स टी शर्ट में एक साधारण लड़की की तरह आई थी। लेकिन अब उसकी आंखों में जो रौब था, वह किसी राजा की तलवार की तरह चमक रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि आईपीएस मैडम थी, जिनकी पहचान का खुलासा होते ही पूरे गांव में भूचाल आ गया था। सरपंच के दोनों बेटों के चेहरों से अब अकड़ गायब हो चुकी थी। सुबह जो लड़के सरेआम हंस रहे थे और अश्लील बातें कर रहे थे, अब उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया हो। दोनों को पुलिस के जवानों ने कसकर हथकड़ी में जकड़ा हुआ था और उनकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। आईपीएस मैडम के मन में गुस्से के साथ साथ एक ठंडी दृढ़ता भी थी। वह जानती थीं कि केवल इन दो लड़कों को सजा देने से ही बात खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे गांव में यह संदेश जाना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने अपने सामने बैठे थानेदार से कहा, यह मामला सिर्फ छेड़छाड़ का नहीं है, यह सत्ता के नशे में चूर मानसिकता का मामला है, जो सोचती है कि पैसे और पद से कानून को मोड़ा जा सकता है। थानेदार ने हामी भरी और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। इसके बाद मैडम ने गांव के बुजुर्गों को चौपाल पर बुलाया। बुजुर्ग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उनकी आंखों में यह देखकर सम्मान आ गया कि मैडम इतनी बड़ी अफसर होकर भी गांव के बीच बैठकर सीधे बातचीत कर रही हैं। मैडम ने बुजुर्गों से कहा, आज इन दोनों को मैं गिरफ्तार करवा रही हूं, लेकिन कल अगर इस गांव की किसी भी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो सिर्फ आरोपी ही नहीं, चुप रहने वाले भी जिम्मेदार होंगे। यह सुनकर वहां मौजूद हर आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। इसी दौरान मीडिया की कुछ गाड़ियां चौपाल पर आ पहुंची। कैमरों के सामने मैडम का चेहरा सख्त था और उन्होंने बिना किसी भावुकता के घटना का ब्यौरा दिया, ताकि लोगों को पता चले कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी जिंदा है। सरपंच, जो अब तक अपने घर के भीतर दुबका बैठा था, आखिरकार बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे से रुआंसी हालत साफ झलक रही थी। उसने मैडम के सामने आकर कहा, मैडम जी, गलती हो गई, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए।
यह सुनते ही मैडम की आंखें ऐसी चमकी कि सरपंच ने खुद कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने ठंडे लेकिन तेज स्वर में कहा, अगर यह बच्चे हैं तो फिर आपके घर में कानून तोड़ने वाले दानव कहां रहते हैं? बच्चों की उम्र में गुनाह की इजाजत नहीं मिलती, बल्कि सजा मिलती है। यह कहकर वह मुड़ी और पुलिस टीम को इशारा किया कि दोनों को थाने ले जाया जाए। गांव की औरतें जो अब तक खिड़की दरवाजों के पीछे से देख रही थीं, अब बाहर निकल आईं। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों से जो आवाज दबा रखी थी आज किसी ने उसे बाहर निकाल दिया हो। एक बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी और मैडम के हाथ छूते हुए बोली, बिटिया, तूने तो आज हमारी बेटियों के सिर पर हाथ रख दिया। मैडम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनका ध्यान अभी भी अपने मिशन पर था। उन्होंने तय कर लिया था कि इस गांव में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उसी शाम उन्होंने थाने में बैठकर आदेश जारी किया कि गांव के हर कोने में पुलिस गश्त होगी और स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के रूट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। साधारण लड़की बनकर गई आईपीएस, छेड़खानी करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा। यह सुनकर जिले भर में लोग चकित थे और गांव के सरपंच की साख पूरी तरह गिर चुकी थी। सरपंच के अपने समर्थक भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। अगले दिन कोर्ट में पेशी के दौरान मैडम खुद मौजूद रहीं। कोर्ट में उन्होंने बड़े ही ठोस और कानूनी तरीके से केस पेश किया ताकि किसी भी तकनीकी कमी के कारण आरोपी छूट न सके। जज ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट से लौटते समय मैडम की जीप गांव के रास्ते से गुजरी। इस बार वही लोग जो सुबह सुबह उन्हें एक अनजान लड़की समझकर ताने मार रहे थे, अब खामोश खड़े थे। कुछ ने तो सिर भी झुका लिया। गांव के छोटे छोटे बच्चे साइड में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, जैसे उन्होंने किसी नायक को अपनी आंखों के सामने देखा हो। थाने लौटकर मैडम ने अपनी टीम को बुलाया और कहा, मिशन पूरा नहीं हुआ है, हमें सिर्फ केस खत्म नहीं करना बल्कि सोच बदलनी है। यह कहकर उन्होंने गांव में महिला जागरूकता अभियान चलाने का प्लान बनाया। अगले हफ्ते उन्होंने खुद गांव के स्कूल में जाकर बच्चियों से बात की, उन्हें उनके अधिकार बताए और लड़कों को समझाया कि औरतों की इज्जत करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद है। उस दिन के बाद से गांव का माहौल बदलने लगा। गली कूचों में अब कोई लड़की अकेली गुजरती तो लोग रास्ता छोड़ देते और यह बदलाव गांव की महिलाएं खुलेआम महसूस कर रही थी। सरपंच, जो अब तक मैडम को रोकने की कोशिश कर रहा था, अब खुद गांव में औरतों की सुरक्षा की बात करने लगा। शायद मजबूरी में, लेकिन यह मजबूरी ही सही बदलाव की पहली सीढ़ी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि यह हमें एक गहरा सबक सिखाती है। यह कहानी बताती है कि जब हम सब मिलकर गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा दबंग भी झुक जाता है। एपीएस माया ने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत वर्दी में नहीं बल्कि सच और हिम्मत में होती है। जब तक हम चुपचाप अन्याय सहते रहेंगे, तब तक कोई गौरव या समीर पैदा होता रहेगा। इस कहानी से प्रेरणा लें और अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं कि वे किसी से डरे नहीं, खुद भी अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय नीलेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कहानियां ला सकें। धन्यवाद।